ये एक डंग बीटल बीस्ट है जिसे सब हेट करते हैं। इसका नसीब तो हो किसी म्यूजियम में स्टफ्ड होकर रहना था, पर जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ती है मैं अपना मन बना लेता हूँ। ये मेरी पहली बीस्ट होगी। मेरे क्लासमेट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं, कहते हैं क्या पागल है ये। उन्हें ये नहीं पता कि मेरे पास सुप्रीम इंसेक्ट मास्टर सिस्टम है जिसकी मदद से मैं बिना किसी लिमिट के इंसेक्ट टाइप बीस्ट्स के साथ बॉन्ड कर सकता हूँ। और हर बार जब मैं किसी नए इंसेक्ट बीस्ट के साथ बॉन्ड करता हूँ, मेरा बीस्ट स्पेस ऑटोमेटिकली उसी स्पीशीज की एक ब्रूड मदर जनरेट कर देता है। मैं कंजम्पशन पॉइंट्स खर्च करके ब्रूड मदर की प्रोडक्शन स्पीड बढ़ा सकता हूँ या अपने इंसेक्ट वॉरियर्स को इंस्टेंट इवॉल्व भी कर सकता हूँ। मेरे सामने एक बीस्ट इन्फो पैनल चमकता है जिसमें 3 इंसेक्ट स्पीशीज दिख रही हैं। क्लोज कॉम्बैट के लिए ब्लेड बग, डिफेंसिव शील्ड बग और पावर हाउस टाइगर बीटल। बिना सोचे मैं अपनी उंगली काटता हूँ और तीनों पर खून टपका देता हूँ। एक पल में मेरे बीस्ट स्पेस के अंदर 3 ब्रूड मदर्स जाग उठती हैं। ब्लेड बग और शील्ड बग की ब्रूड मदर्स हर 3 घंटे में 1 यूनिट प्रोड्यूस करती हैं, जबकि टाइगर बीटल वाली 6 घंटे लेती है। क्लियरली टाइगर बीटल एक अलग ही लेवल की चीज है। बुरा लग रहा है कि अभी मेरे पास स्पीड बढ़ाने के लिए कोई कंजम्पशन पॉइंट्स नहीं है। नई नई अवेकनिंग हुई थी तो मुझे लगा फैमिली से स्टार्टअप फंड्स मांगना काफी इजी होगा। तभी हवा में एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ गूंजती है। एक सब ड्रैगन जो बिल्कुल बर्फ जैसी ठंड छोड़ रहा था मेरे कजिन रेक्स के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। ग्रैंड मास्टर होल्ट ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बॉन्डिंग खत्म हो गई। क्या मिला? इंसेक्ट टाइप्स। मैंने सच सच जवाब दिया, एक टाइगर बीटल, ब्लेड बग्स और शील्ड बग्स। पर ग्रैंड मास्टर होल्ट ने मुझे एक्नॉलेज तक नहीं किया। इसके बजाय वो रेक्स की तरफ मुड़े और एक चमकता हुआ फल उसकी तरफ बढ़ाया। ये ड्रैगन ब्लड फ्रूट है। ये तुम्हारे फ्रॉस्टविंग ड्रेक के ब्लड लाइन को इवॉल्व कर देगा। रेक्स ने लालच में उसे लपक लिया। मेरे पिता विक्टर से अब रहा नहीं गया। क्या मेरा बेटा आपका पोता नहीं है? आप उसे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता? ग्रैंड मास्टर होल्ट थोड़े घमंड में बोले, बग्स बस यही है उसके पास। आज से तुम्हारी फैमिली बाहर है, गेट्स के बाहर। मैंने एक काम चेहरा बनाए रखा। चिंता मत करो, मैं उनसे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ खड़ा करूंगा, पर सबसे पहले मुझे कैपिटल चाहिए। मेरे पिता विक्टर थोड़ा हिचकिचाए, फिर उन्होंने 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। मैंने उन सबको 10,000 कंजम्पशन पॉइंट्स में कन्वर्ट किया और अपना इंसेक्ट बीस्ट इंटरफेस खोला। मैं नंबर्स को देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड था। 10,000 पॉइंट्स हैं और स्कूल का ट्रायल डंजन 3 दिन बाद है। फर्स्ट प्लेस आने वाले को 2 मिलियन वर्थ का प्राइज मिलेगा। मैंने रेक्स के जुवेनाइल फ्रॉस्टविंग ड्रेक के बारे में सोचा। जंग हमेशा नंबर से जीती जाती है। मैंने बिना पलकें झपकाए हर ब्रूड मदर में 3,000 पॉइंट्स डाल दिए। 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। मैं मैदान में 78 ब्लेड और शील्ड बग्स और 25 टाइगर बीटल्स के साथ खड़ा था। मैं अपनी ऑड्स कैलकुलेट कर ही रहा था कि रेक्स का चमचा वेड हमेशा की तरह ताना मारने आ गया। सुना है तुम्हें निकाल दिया गया और तुम्हारे पास बस कुछ कीड़े बचे हैं। क्या ये सच है? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। भाग यहाँ से। वेड का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। इसका फैसला हम डंजन में करेंगे। प्रिंसिपल हार्ट पोडियम पर आए और रूल्स पढ़ने लगे। डंजन के अंदर के फियर्स बीस्ट्स को 5 टियर्स में रैंक किया गया है। येलो जोन में टियर 1 बीस्ट्स हैं, ग्रीन में टियर 2, ब्लू में टियर 3 और रेड जोन में टियर 4 और टियर 5 का खतरा है। फर्स्ट प्लेस को ब्लड लाइन प्यूरिफायर मिलेगा। सेकंड और थर्ड को 500,000 कैश मिलेगा। मेरी पल्स बढ़ गई। एक ब्लड लाइन प्यूरिफायर ओपन मार्केट में 3 मिलियन से ज्यादा का बिकता है। ये किसी भी बीस्ट की ब्लड लाइन क्वालिटी को जबरदस्त तरीके से एनहांस करता है। मैंने अपना मैप उठाया, डंजन एंट्रेंस के अंदर कदम रखा और एक खुले घास के मैदान में जा गिरा। बस एक सोच के साथ 40 ब्लेड और शील्ड बग्स आगे बढ़े और हर डायरेक्शन में स्काउटिंग के लिए फैल गए। अचानक एक टियर 1 बिग ईयर्ड रैट ने एक ब्लेड बग पर हमला किया। एक शील्ड बग बीच में कूद गया और 2 ब्लेड बग्स ने काम तमाम कर दिया। एक साफ स्ट्राइक और वो बीच से कट गया। सिस्टम की आवाज आई, टियर 1 बिग ईयर्ड रैट खत्म। EXP मिली, कंजम्पशन पॉइंट्स मिले, कोऑर्डिनेशन फ्लॉलेस थी। मुझे एक आइडिया आया और मैंने पूरे ग्रासलैंड में सारे ब्लेड और शील्ड बग्स छोड़ दिए। 1 घंटे से भी कम में मैं लेवल 2 पर पहुंच गया। मैंने बिना दूसरी बार सोचे सीधा ग्रीन जोन का रुख किया। टियर 1 में रुकना तो बस टाइम वेस्ट था। जैसे ही मैंने टियर 2 जोन में एंट्री ली, एक टस्क बोर सीधा मेरी तरफ झपा, पर वो पास आ ही नहीं पाया। मेरे स्वार्म ने एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही उसके चिथड़े उड़ा दिए। 2 घंटे और बीते और मेरा लेवल अप हो गया। 3 घंटे से भी कम में मैं लेवल 3 पे था। ऐसी रफ्तार पहले कभी नहीं देखी गई थी। मैंने ग्रीन जोन छोड़ा और सीधा टियर 3 में घुस गया। डंजन के बाहर ग्रैंड मास्टर होल्ट ने प्रिंसिपल हार्ट को घेरा। टाइम खत्म हो गया। क्या स्कोर्स आ गए? उन्होंने हाँ में सर हिलाया और एक कॉल किया। बड़ी स्क्रीन जल उठी। स्कोर्स एक एक करके आने लगे। फर्स्ट प्लेस एथन 2190 पॉइंट्स, सेकंड रिक्स 1580, थर्ड 1590 पॉइंट्स। एथन इतना आगे कैसे है? प्रिंसिपल हार्ट मुस्कुराई। शायद इसीलिए उन्होंने इंसेक्ट टाइप बीस्ट्स चुने थे। होल्ट ने कहा, इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल। बग्स कभी ड्रैगन्स का मुकाबला नहीं कर सकते, कभी नहीं। 6 घंटे बाद मेरा लेवल 5 क्रॉस कर चुका था। मैं सीधा डंजन के कोर जोन में गया और फुल स्वीप शुरू कर दी। एक इंसेक्ट अकेले टियर 5 बीस्ट को नहीं हरा सकता, पर 1000 मिलकर कर सकते हैं। मेरे कंजम्पशन पॉइंट 7800 तक पहुंच गए थे। मैंने तुरंत उन्हें टाइगर बीटल प्रोडक्शन में डाल दिया। क्लॉक पर 3 घंटे बचे थे और पूरा टियर 4 जोन साफ हो चुका था। मैं वापस टियर 3 में आया और मेरी नजर एक मैसिव साबेर टूथ पर पड़ी। उसकी आंखें ठंडी और शिकारी जैसी थीं। वेड उसके बगल में खड़ा स्मर्क कर रहा था। आखिरकार पकड़ ही लिया। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बीस्ट ने हमला कर दिया। मैंने अपना पूरा स्वाम छोड़ दिया। कुछ ही सेकंड्स में वो साबेर टूथ सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया। वेड वहीं जम गया और फिर रहम की भीख मांगने लगा। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना हाथ उठाया। स्वाम ने हमला कर दिया। उसे निपटाने के बाद मैं एग्जाम खत्म होने तक शिकार करता रहा। फिर एक एनर्जी ने मुझे घेरा और मैं डंजन से बाहर निकल गया। स्टूडेंट्स एक एक करके बाहर आ रहे थे। वेड कहीं नहीं दिख रहा था। प्रिंसिपल हार्ट का चेहरा उतर गया। डंजन में मौत होना कोई नई बात नहीं थी, पर वेड का बॉन्ड बीस्ट एक साबेर टूथ था। उन्होंने तुरंत एक टीम अंदर भेजी। थोड़ी देर बाद रिजल्ट्स बोर्ड पर लग गए। मैंने अपना नाम सबसे ऊपर देखा। मैंने चैन की सांस ली। तभी रेक्स भड़क गया। मैं सेकंड क्यों हूँ? वो स्पॉट मेरा है। भीड़ में से कोई चिल्लाया, ये एथन है। उसने पूरा टियर 4 जोन क्लियर कर दिया। हर तरफ बातें होने लगी। क्या उसके पास बस कुछ कीड़े नहीं थे? ये कैसे पॉसिबल है? प्रिंसिपल हार्ट ने शोर कम करवाया और टॉप 100 स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड्स लेने के लिए बुलाया। अपने ऑफिस में उन्होंने एक डीप रेड लिक्विड की वायल मेरे हाथ में दी। ये तुम्हारा है, तुमने इसे अर्न किया है। मैं प्राइज लेकर बाहर निकला और स्कूल गेट तक पहुंचा ही था कि रेक्स ने मेरा रास्ता रोक लिया। ब्लड लाइन प्यूरीफायर कितने में दोगे? मैंने कैजुअली कहा, 5 मिलियन। ये तो लूट है। रेक्स चिल्लाया, मार्केट प्राइस 3 मिलियन है। मैं ठंडा होकर मुस्कुराया, अब 6 मिलियन। ज्यादा हिचकिचाया तो दाम और बढ़ जाएगा। रेक्स तुरंत मान गया, ठीक है 6 मिलियन, डील। मैंने देखा 6 मिलियन मेरे अकाउंट में आ गए। मेरे अकाउंट में पैसों को देखकर मैं सोचता हूँ मुझे 10 मिलियन मांगने चाहिए थे। मैं उस पूरे अमाउंट को 60,000 कंजम्पशन पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। टोटल बैलेंस हो गया 62,600। काफी सोच विचार के बाद मैं टाइगर बीटल ब्रूड मदर को इवॉल्व करने का फैसला करता हूँ। बस एक बार सोचते ही इवोल्यूशन शुरू हो जाती है। अपग्रेडेड डाटा तुरंत सामने आ जाता है। आयरन फेंग बीटल ब्रूड मदर कॉस्ट 12,000 पॉइंट्स। टाइगर बीटल की प्रोडक्शन स्पीड को 18,000 पॉइंट्स में हर 2 घंटे में 1 यूनिट या 30,000 पॉइंट्स में हर घंटे 1 यूनिट तक अपग्रेड किया जा सकता है। आयरन फेंग बीटल की प्रोडक्शन स्पीड 150,000 पॉइंट्स में 1 यूनिट पर ओवर तक बढ़ाई जा सकती है। इससे आगे मॉबिटल ब्रूड मदर में इवोल्यूशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अपग्रेड्स लॉक करने के बाद मेरी नजर नेशनल बीस्ट एग्जाम पर है, जो सिर्फ 5 दिन दूर है। अगर मैं शुरू होने से पहले लेवल 12 तक पहुंच गया तो चैंपियनशिप पक्की समझो। मैं घर का दरवाजा खोलता हूं तो देखता हूं ग्रैंड मास्टर होल्ट वहां खड़े हैं। तुमने रेक्स को 6 मिलियन में ब्लड लाइन प्यूरीफायर बेच दिया? मैंने कंधे उचकाकर कहा, विलिंग बायर, विलिंग सेलर, आपका पॉइंट क्या है? बस ये देखना था कि तुम किस मिट्टी के बने हो। बूढ़े के जाने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को एग्जाम का थोड़ा ब्रीफ दिया और सोने चला गया। अगली सुबह होते ही मैं डंजन सेंटर पहुंच गया। स्क्रीन मुझसे डिफिकल्टी चूज करने को कहती है। मैं बिना हिचकिचाए मैक्सिमम डिफिकल्टी सेलेक्ट करता हूँ। सिस्टम अलर्ट आता है, येलो जोन एक्टिव, फियर्स बीस्ट लेवल्स 6 से 7 तक। बस एक बार सोचा और 200 से ज्यादा इंसेक्ट बीस्ट्स एक साथ बाहर निकल आए। मैंने उन्हें स्क्वाड्स में बांट दिया, 2 शील्ड बग्स, 2 ब्लेड बग्स और एक टाइगर बीटल पर यूनिट, और उन्हें शिकार के लिए फैला दिया। जल्दी ही मेरे दिमाग में एक रिपोर्ट फ्लैश होती है, टियर 6 सैंड क्रैब खत्म, 60 EXP, 60 कंजम्पशन पॉइंट्स। तभी एक टियर 7 क्रैब वॉरलॉर्ड अपने दर्जनों एस्कॉर्ट्स के साथ निकलता है। मैं एक आयरन फिंग बीटल भेजता हूँ। वो रॉकेट की तरह सीधा क्रैब वॉरलॉर्ड पर झपटता है। वॉरलॉर्ड की टेल स्पाइक ने पीछे से हमला किया, पर आयरन फिंग बीटल के शेल पर एक खरोंच तक नहीं आई। मैं दंग रह गया। इसकी रेस वैल्यू का एडवांटेज इतना ज्यादा है कि 2 लेवल का गैप भी कुछ नहीं लग रहा। इसे खत्म करो। मैंने बिना हिचकिचाए कमांड दिया। आयरन फिंग बीटल ने खतरनाक हमला शुरू किया और वॉरलॉर्ड का एक क्लॉ उखाड़ दिया। किल कंफर्म्ड। 140 EXP और 140 कंजम्पशन पॉइंट्स तुरंत ऐड हो गए। 2 घंटे से भी कम में मैं लेवल 5 से सीधा 6 पर पहुंच गया। हाई रेस वैल्यू वाले टारगेट्स सच में बड़ा फायदा देते हैं। 12 घंटे बाद मैं लेवल 8 पर हूं। ये डेजर्ट डंजन तो सोने की खान है। उसी बीच होल्ट एस्टेट में ग्रैंड मास्टर होल्ट ने रेक्स के हाथ में 3 ड्रैगन ब्लड फ्रूट्स दिए और बड़ी गंभीरता से बोले, ये एग्जाम सब कुछ डिसाइड करेगा। ये 3 फ्रूट्स तुम्हारे फ्रॉस्टिंग ड्रेक की ब्लड लाइन इवॉल्व कर देंगे। रेक्स ने बिना हिचकिचाए उन्हें ले लिया। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अगले कुछ दिनों तक मैं डेजर्ट डंजन की गहराइयों में ग्राइंड करता रहा और लेवल 12 तक पहुंच गया। मैंने अपने जमा किए हुए कंजम्पशन पॉइंट से ब्लेड बग और शील्ड बग की ब्रूड मदर्स को भी इवॉल्व किया। एग्जाम की एक रात पहले तक मेरी इंसेक्ट आर्मी काफी तगड़ी हो चुकी थी। 132 ब्लेड बग्स, 136 शील्ड बग्स, 16 टाइगर बीटल्स, 12 कोलोसल शील्ड बग्स, 12 फ्रेंजिड ब्लेड बग्स और 10 आयरन फेंग बीटल्स। अगली सुबह ठीक 9 बजे नेशनल बीस्ट एग्जाम शुरू हुआ। प्रिंसिपल हार्ट स्टेज पर आए। रूल 1, एग्जाम 12 घंटे चलेगा। रूल 2, हर कंटेस्टेंट को एक स्कोरिंग वॉच और एक प्रोटेक्शन ऑब मिलेगा।
प्रोटेक्शन ऑब लेवल 15 से ऊपर के बीस्ट्स के अटैक्स को 12 घंटे तक झेल सकता है। रूल 3, पूरा एग्जाम फुल सर्विलांस के अंदर होगा। मैं डंजन एंट्रेंस से अंदर गया और एग्जाम जोन में मटेरियलाइज हुआ। एक बड़ा सा हरा भरा ग्रासलैंड मेरे सामने था जिसमें लो लेवल फियर्स बीस्ट्स भटक रहे थे। मैंने अपनी स्मार्ट वॉच चेक की, स्कोर 0, डिस्ट्रिक्ट रैंक 3248। मैंने बिना सोचे अपनी पूरी आर्मी समन कर ली। 3 शील्ड बग्स, 3 ब्लेड बग्स और एक टाइगर बीटल को वैनगार्ड डेजिग्नेट किया और पूरे एरिया में कारपेट स्वीप शुरू कर दी। डंजन के बाहर प्रिंसिपल हार्ट और हेड एग्जामिनर स्क्रीन को देखकर हैरान रह गए। सिर्फ 30 मिनट्स में मैं 2580 पॉइंट्स पर पहुंच गया और डिस्ट्रिक्ट में सीधा 9th रैंक पर आ गया। रेक्स 36th रैंक पर था और मैं पहले ही डंजन के कोर तक पहुंच चुका था। एक मैसिव एलीट साबर टूथ मुझ पर झपा जो 7 मीटर लंबा और कंधे तक 4 मीटर ऊंचा था। मैंने तुरंत स्कैन किया। एलीट साबर टूथ, लेवल 12, पावर 900, स्पीड 660। मैंने 10 आयरन फेंग बीटल्स तैनात किए और अटैक का ऑर्डर दिया। साबर टूथ ने एक को दबा लिया पर बाकी 9 ने उस पर तूफान की तरह हमला कर दिया। मैंने देखा कि कैसे कुछ ही सेकंड्स में साबर टूथ सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया और सोचा, अच्छा है कि मेरे पास नंबर्स की ताकत है। सिर्फ उस एक फाइट से 2880 पॉइंट्स मिल गए। अगले 5 घंटे में मेरा स्कोर बढ़ता गया और मैं टॉप 3 में आ गया। बाहर ऑब्जर्वेशन रूम में लिनहाई के सबसे पावरफुल लोग जमा थे। ग्रैंड मास्टर रैंक्ड बीस्ट टेमर्स, जिसमें मेयर रोड्स भी शामिल थे। जब उन्होंने मुझे एक साथ सैकड़ों बीस्ट को कमांड करते देखा तो किसी के पास शब्द नहीं बचे। एक विजिटिंग प्रिंसिपल बोले, स्वार्म टैक्टिक्स बस एक लिमिट तक ही काम आती हैं। रेक्स के सब ड्रैगन को देखो। जब फ्रॉस्टविंग ड्रैग एक असली ड्रैगन में इवॉल्व हो जाएगा तो उसकी एक फूंक मैदान के सारे इंसेक्ट्स को खत्म कर देगी। 9 घंटे बाद मैं रैंक 1 पर था और लेवल 13 तक पहुंच गया था। मेरे जमा किए हुए कंजम्पशन पॉइंट्स 26,900 हो गए थे। मैंने सारे पॉइंट्स आयरन फेंग बीटल की प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाने में लगा दिए। मैंने मन ही मन वादा किया, फर्स्ट प्लेस मेरा ही है। रात हो गई। मैंने अपनी वॉच देखी, स्कोर 97,960, रैंक फर्स्ट। ज्यादातर बीस्ट टेमर्स रात को पीछे हट जाते हैं पर मैं सीधा जोन 3 की तरफ बढ़ा। वहां के बीस्ट सब लेवल 13 से ऊपर के हैं और अंधेरा होने के बाद उनकी कॉम्बैट पावर डबल हो जाती है। मैंने 10 आयरन फेंग बीटल्स को अपने पर्सनल गार्ड्स की तरह पास रखा और बाकी को हंटिंग स्क्वाड्स में बाहर भेज दिया। कुछ ही मिनट्स में मेरे दिमाग में अलर्ट आया, लेवल 13 शैडो कैट खत्म। 390 EXP और कंजम्पशन पॉइंट्स मिले। मैं चलते हुए वहां गया। शैडो कैट की बॉडी मुश्किल से 70 सेंटीमीटर लंबी थी, फिर भी उसके आसपास मेरे दर्जनों इंसेक्ट्स मरे पड़े थे। मुझे दुख हुआ, सिर्फ एक शैडो कैट और मेरा इतना नुकसान हो गया। डंजन के बाहर मेयर रोड्स आगे झुके। इसने सच में एक शैडो कैट को मार गिराया। रात के वक्त ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं होती। यहाँ तक कि ड्रैगन टाइप बीस्ट को भी इनसे भिड़ने में मुश्किल होती है। एजुकेशन डायरेक्टर अपनी जगह से खड़े हो गए। एथन प्रोविंस के टॉप 13 में पहुंच गया है। थोड़ा और जोर लगाया तो शायद टॉप 10 में आ जाए। लिनहाई से आज तक कोई भी कभी टॉप 10 में नहीं आया। सुबह होने तक मैं जोन 1 और जोन 2 के बॉर्डर तक पहुंच गया था। यहाँ का हर बीस्ट लेवल 14 से ऊपर था। ये जोन प्रोविंस के टॉप क्लान्स के अमीर बच्चों के लिए ही माना जाता है। पूरी रात लड़ने के बाद मेरा स्कोर 117,800 था, लेवल 14। कोई रेस्ट नहीं, मैं सीधा जोन 1 में घुस गया। जैसे ही मैंने एंट्री ली, मैंने एक बीस्ट टेमर को प्रोटेक्शन ऑब के अंदर देखा। वो ओविन था। उसने मुझे पास ही एक हाई टियर टेराक्लॉ बेयर के बारे में वार्न किया। मैंने 3 आयरन फेंग बीटल्स को स्काउटिंग के लिए आगे भेजा। एक दहाड़ गूंजी। जब तक मैं वहां पहुंचा 3 टाइगर बीटल्स पहले ही खत्म हो चुके थे। मैंने गुस्से में दांत पीसे और तुरंत 20,000 कंजम्पशन पॉइंट्स खर्च किए ताकि आयरन फेंग बीटल की ब्रीडिंग स्पीड बढ़ाने में। 5 कोलोसिस शील्ड बग्स ने टेराक्लो बेयर का हमला अपने ऊपर ले लिया। फ्रेंजिड ब्लेड बग्स ने पीछे से अटैक किया और आयरन फेंग बीटल्स बिना किसी रहम के डैमेज देने लगी। कुछ खतरनाक राउंड्स के बाद वो लेवल 15 का टेराक्लो बेयर आखिरकार ढेर हो गया। ओवेन अपने ऑर्ब के अंदर से एक सेकंड देख रहा था। ये तो पागलपन था। अब बस 4 घंटे बचे हैं। होल्ट एस्टेट में कोई लाइव फीड को घूरते हुए मुंह बनाता है। वो कचरा सच में फर्स्ट प्लेस पर है। ग्रैंड मास्टर होल्ट उनके बगल में गुस्से से तमतमा रहे हैं। वो सारी शोहरत उनकी फैमिली की होनी चाहिए थी। इस बीच मैं अपनी इंसेक्ट आर्मी को लेकर जोन 1 का पूरा सफाया कर रहा हूँ। तभी मेरे ब्लेड और शील्ड बग्स की तरफ से एक अलर्ट आता है। मैं भागते हुए वहां पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि कोई उन्हें मार रहा है। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीस्ट्स को मारने की? मेरे शब्द बिजली की तरह गूंजे। हमला करने वाला बीच में ही रुक गया। तुम्हारे बीस्ट्स तो कीड़े मकोड़े हैं, उस आदमी ने सपाट आवाज में कहा। कोई प्रॉब्लम है? तभी मेरे पीछे से इंसेक्ट बीस्ट्स की एक भयानक लहर उठी। वो आदमी एक कदम पीछे हटा। हम दोनों की वॉचेज में हेड एग्जामिनर की आवाज गूंजी। कंटेस्टेंट ब्रोडी को दूसरे कंटेस्टेंट के बीस्ट्स पर बिना वजह हमला करने का दोषी पाया गया है। क्योंकि उस वक्त बीस्ट्स के साथ कोई बीस्ट टेमर नहीं था, इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, मगर ब्रोडी के स्कोर से 10,000 पॉइंट्स काटे जाएंगे। मैं इससे सेटिस्फाई था। मेरे ब्लेड और शील्ड बग्स जख्मी थे पर जिंदा थे। ब्रोडी को बड़ा झटका लगा था। 10,000 पॉइंट्स खत्म।
कोई भी अपील हो तो वो एग्जाम खत्म होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कमेटी को दी जा सकती है। मैंने अपना स्वाम पीछे हटाया और ब्रोडी को मुड़कर देखे बिना निकल गया। जब तक उसका दिमाग ठिकाने आया मैं काफी दूर जा चुका था। अब्बे यार, ब्रोडी ने रियल टाइम में अपनी रैंक 9 से गिरकर 11th होते देखी। पॉइंट्स तो गए, अब वो बस रीसेट करके शिकार जारी रख सकता था। जंग जारी रही। मैं अपने ब्लेड और शील्ड बग्स को स्काउट्स और फ्रंटलाइन चारे के तौर पर यूज करता रहा। फिर अचानक कई और बग्स एक झटके में खत्म हो गए। मैं पूरी तरह अलर्ट हो गया। जो चीज मेरे बग्स को एक बार में ढेर कर सकती है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं अपनी पूरी मेन फोर्स के साथ आगे बढ़ा। एक सुअर जैसा दिखने वाला जानवर मेरे इंसेक्ट्स की लाशों को चबा रहा था। स्कैन पैनल सामने आया। स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैक, रेस वैल्यू ट्रांसेंडेंट, लेवल 15। डिस्क्रिप्शन, एक ड्रैगन टाइप क्रिएचर और वाइल्ड बोर की औलाद। इसमें ड्रैगन ब्लड लाइन का थोड़ा सा असर है। मेरी सांस अटक गई। बिना ब्लड लाइन प्यूरिफायर के रेक्स का फ्रॉस्टविंग ड्रैग भी लगभग इसी की बराबरी का होता। एक ट्रांसेंडेंट क्लास बीस्ट मेरी पहली, और इसे मारने पर मुझे 9600 पॉइंट्स मिलेंगे। मेरी पल्स एक्साइटमेंट से बढ़ गई, पर मैंने इसे एक सेकंड के लिए भी हल्के में नहीं लिया। मैंने सारे आयरन फेंग बीटल्स, फ्रेंजिड ब्लेड बग्स और कोलोसस शील्ड बग्स लगा दिए, सबके सब एक साथ। ऑब्जर्वेशन रूम में एक टीचर की सांस रुक गई। वो एक ट्रांसेंडेंट क्लास स्टील स्पाइक अर्थ ड्रेक है। मेयर रोड्स ने माथे पर बल डालते हुए कहा, ये बुरा हो सकता है। अगर एथन जीता तो बहुत बढ़िया, पर अगर उसका बड़ा नुकसान हुआ तो ये जीत उसे बहुत महंगी पड़ेगी। प्रिंसिपल हार्ट घबराहट में अपने हाथ मलने लगी। प्रोविंशियल स्कोर वेरिफिकेशन एग्जाम खत्म होने से 6 घंटे पहले बंद हो चुका था, पर एक बात पक्की है, मैं प्रोविंशियल टॉप 10 में जगह बना चुका हूँ। डंजन के अंदर स्टील स्पाइक अर्थ ड्रेक ने बिना हिचकिचाए हमला किया। रफ्तार और वजन का एक तूफान। अगर सीधा हिट लगा तो मैं वहीं मर जाऊंगा। 12 आयरन फेंग बीटल्स आगे बढ़े। सिर्फ उनका आर्मर ही इसे झेल सकता था। वो टिके रहे। उन 12 बीटल्स ने सच में उस ड्रैग के हमले को वही रोक दिया। ऑब्जर्वेशन रूम हैरानी से भर गया। मेयर रोड्स अचानक मुस्कुराने लगे। क्या आप सब भूल गए? एथन के पास ड्यूल टैलेंट्स हैं, और उनमें से एक लीडर टैलेंट है। वो जितने ज्यादा बीस्ट कमांड करेगा, हर एक उतना ही ताकतवर होता जाएगा। सैकड़ों इंसेक्ट बीस्ट उसके कमांड में होने की वजह से हर एक की ताकत बढ़ गई है। फ्रेंजिड ब्लेड बग्स, कोलोसस शील्ड बग्स और टाइगर बीटल्स जंग में कूद पड़े। स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैग के पास रेस वैल्यू का एडवांटेज था, पर इतने सारे दुश्मनों से घिरे होने की वजह से कुछ ही सेकंड्स में वो जख्मों से भर गया। मॉनिटरिंग रूम में स्टाफ एक्साइटमेंट से भर गया। ये एथन तो कुछ अलग ही चीज है। भारी स्कोर और इतनी मुश्किल लड़ाइयां भी लड़ रहा है। अब तक तो वो प्रोविंस के टॉप पर होगा, है ना? कहना मुश्किल है। प्रोविंस ने स्कोर्स 6 घंटे पहले लॉक कर दिए थे। हम अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग्स देख सकते हैं। मैं सच में क्यूरियस हूँ कि वो कहाँ फिनिश करता है। स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैग की बॉडी पर हजारों जख्म हो गए थे। उसका खून बहने लगा और वो धीरे से गिर गया। लेवल 15 स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैग खत्म। 600 EXP, 600 कंजम्पशन पॉइंट्स। नुकसान छोटा नहीं था, पर इनाम बहुत बड़ा था। एक साथ 9600 पॉइंट्स। मैंने अपनी बची कुची फौज इकट्ठा की और जोन 1 का सफाया जारी रखा। मॉनिटरिंग रूम में धमाका सा हो गया। हो ही नहीं सकता, उसने सच में स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैग को मार दिया। एक ही फाइट में 9600 पॉइंट्स। उसका टोटल स्कोर तो डर पैदा करने वाला है। प्रोविंशियल टॉप 10 तो पक्का लॉक है। मेयर रोड्स एक्साइटमेंट में खड़े हो गए। सब लोग ध्यान दो, अब बस 2 घंटे बचे हैं। अगर कुछ अजीब नहीं हुआ तो वो धूल बैठने ही वाली है और लिन्हाई अपना आज तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट हासिल करने वाला है। चलो डंजन सेंटर चलते हैं और अपने यंग बीस्ट टेमर्स का 24 घंटे की जंग के बाद स्वागत करते हैं। प्रिंसिपल हार्ट ने हाथ जोड़ लिए और खामोशी से दुआ करने लगी कि मेरी रैंकिंग टॉप 10 में बनी रहे। वह धीरे से हंसी। ऐसा स्टूडेंट किस्मत से ही मिलता है। मैं खुद भी थोड़ी और उम्मीद करने से नहीं रोक पा रहा था। पूरा लिन्हाई शहर पागल हो गया है। लगभग हर किसी को यकीन है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक हासिल कर ली है। वापस होल्ट एस्टेट में ग्रैंड मास्टर होल्ट किसी खाली खोखले ढांचे की तरह बैठे हैं। मैं कितना बड़ा मूर्ख था, कितना बड़ा मूर्ख। पिताजी, क्या हमें विक्टर और उनकी पत्नी से माफी नहीं मांगनी चाहिए? वो अब भी आपके बच्चे हैं और एथन हमारा ही खून है। ग्रैंड मास्टर होल्ट की आंखें ठंडी और तेज हो गईं। चुप रहो। अगर लायरा ने भी फ्रॉस्टविंग ड्रैग के साथ बॉन्डिंग ना की होती तो मैं तुम दोनों को भी बाहर फेंक देता। 8 जून की दोपहर को नेशनल बीस्ट एग्जाम खत्म होता है। मेरा स्कोर पब्लिक हो जाता है। एथन स्कोर 168, 880। लिन्हाई सिटी रैंक फर्स्ट। 7th डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट। प्रोविंशियल रैंक लॉक्ड। लोगों ने नोटिस किया कि प्रोविंशियल रैंक छुपी हुई है और सवाल पूछने लगे। सिर्फ प्रोविंस के टॉप 50 के स्कोर्स लॉक किए जाते हैं। क्या इसका मतलब एथन टॉप 50 में है? लिन्हाई से सालों से कोई टॉप 100 में नहीं आया। टॉप 50 तो दूर की बात है। एथन कमाल है। क्या एथन होल्ट फैमिली से नहीं है? वो लिन्हाई के बड़े बीस्ट ट्रेडिंग बिजनेसेस में से एक हैं। सुना है एथन की बॉन्डिंग के बाद ग्रैंड मास्टर होल्ट ने उसे नीचा दिखाया था, पार्शियलिटी दिखाई और उसे बाहर निकाल दिया। क्या ये कैसा फैसला है? तो एथन ने ये सब अपने दम पर किया? बिल्कुल। होल्ट फैमिली का इसमें कोई हाथ नहीं है। पब्लिक का गुस्सा तेजी से फैलने लगा। लोगों ने होल्ट फैमिली की 20 डंजन सर्विसेज का बॉयकॉट शुरू कर दिया। डंजन सेंटर के बाहर हर आंख मेरी तरफ मुड़ी हुई है।
पिछले साल का प्रोविंशियल हाई स्कोर 160,000 के आसपास था। क्या एथन सच में पूरे प्रोविंस में फर्स्ट हो सकता है? मेयर रोड्स घबराहट में टहल रहे हैं। फोन कान से लगा है। क्या ये कंफर्म्ड है? वो फोन रखते हैं और प्रिंसिपल हार्ट की तरफ मुड़ते हैं। ईथन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिर्फ प्रोविंस में फर्स्ट नहीं, बल्कि हाइडो प्रोविंस की पूरी हिस्ट्री में अब तक का हाईएस्ट स्कोर, प्रोविंशियल फर्स्ट। जैसे ही ये अल्फाज कानों में पड़े, प्रिंसिपल हार्ट अपने घुटनों पर बैठ गईं। उनके आसपास सबकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हेड एग्जामिनर चलकर पास आए। मुबारक हो मेयर रोड्स। शुक्रिया, आपने भी बहुत मेहनत की है। हमने डंजन साफ करने के लिए टीम्स भेज दी हैं। काम खत्म होते ही हम वापस निकल जाएंगे। मेयर रोड्स ने सर हिलाया। जरूर, और काम होने के बाद डिनर मेरी तरफ से। वह भीड़ की तरफ मुड़े। स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं और पूरे शहर को ये सुनने का हक है। मेयर रोड्स डंजन सेंटर के सामने आए। स्टूडेंट्स, नेशनल बीस्ट एग्जाम खत्म हो चुका है। आपका स्कोर जो भी हो, किसी एक रिजल्ट को अपनी वर्थ मत डिफाइन करने देना। आप 24 घंटे लड़े हैं। घर जाओ और आराम करो। आपका फ्यूचर तो बस अभी शुरू हुआ है। जैसे ही उन्होंने खत्म किया, पूरे शहर के ब्रॉडकास्ट में एक स्पेशल अनाउंसमेंट गूंजी। नेशनल बीस्ट एग्जाम खत्म हो गया है। ग्रीनफील्ड बीस्ट हाई स्कूल के स्टूडेंट ईथन ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत और अटूट विल पावर से हाइडो प्रोविंस के प्रोविंशियल चैंपियन का खिताब जीता है और एग्जाम की हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए अब तक का हाईएस्ट स्कोर बनाया है। हजारों आंखों के बीच मैं धीरे से मुस्कुराया और भीड़ की तरफ हाथ उठाया। डंजन सेंटर के बाहर दसों हजार लोग जमा हो गए थे। मेयर रोड्स मुस्कुराए। ईथन की ये अचीवमेंट उसे लिन्हाई का सबसे पहला प्रोविंशियल चैंपियन बनाती है। ईथन, तुम शायद मुझे अभी नहीं जानते और मुझे तुमसे बहुत कुछ डिस्कस करना है, पर आज सबने बहुत जोर लगाया है। पहले आराम कर लो। जो भी आगे होना है वो इंतजार कर सकता है। मैं अपनी राइड की तरफ बढ़ा और मेयर रोड्स की कार मेरे बगल में आकर रुकी। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक उसी वक्त ये खबर होल्ट एस्टेट पहुंची। ग्रैंड मास्टर होल्ट झटके से खड़े हो गए। नहीं, मुझे विक्टर के पास जाना होगा। ईथन को फैमिली में वापस आना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे फैमिली की लीडरशिप विक्टर को ही क्यों न देनी पड़े। मंजूर है। बड़े बेटे का चेहरा उतर गया। पिताजी, आप सीरियस तो है ना? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब जाना बात को सिर्फ बिगाड़ेगा। क्या मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ कि मेरा अपना बेटा मुझे बताएगा कि क्या करना है? गाड़ी मेरे घर के बाहर रुकी। मैं मेयर रोड्स और प्रिंसिपल हार्ट के साथ बाहर निकला और देखा कि एक जानी पहचानी गाड़ी पहले से वहां पार्क है। मेयर रोड्स हल्के से हंसे। लगता है कोई हमसे पहले यहाँ पहुंच गया। ये ग्रैंड मास्टर होल्ट की कार है ना? रोड्स एक पल के लिए रुके, फिर सर हिलाया। समझ गया, चलो फिर सब साथ में मिलते हैं। मेयर रोड्स, प्रिंसिपल हार्ट, प्लीज अंदर आइए। मैं उन्हें अंदर ले गया। मॉम, डैड, मेयर रोड्स और प्रिंसिपल हार्ट मिलने आए हैं। ग्रैंड मास्टर होल्ट दूसरे कमरे से बाहर निकले। उन्होंने मेयर रोड्स को देखा और तुरंत सीधे खड़े हो गए। मेयर रोड्स, ग्रैंड मास्टर होल्ट, मेरे पिता ने सबको बैठने को कहा। कमरे में एक खामोशी छा गई। ग्रैंड मास्टर होल्ट पहले आए थे। जरूर कुछ अर्जेंट होगा, शुरू कीजिए, मेयर रोड्स ने टेंशन खत्म करते हुए कहा। ग्रैंड मास्टर होल्ट ने धीरे से सर हिलाया। मेयर, क्योंकि आपने मुझे पहले बोलने को कहा है तो मैं बोलूंगा, और मुझे खुशी है कि आप यहाँ इसके गवाह हैं। मैं ग्रैंड मास्टर होल्ट, जो अभी होल्ट फैमिली का हेड हूँ, अपने पद से हट रहा हूँ और ये पोजीशन अपने दूसरे बेटे विक्टर को सौंप रहा हूँ। मेरे पिता सुन्न हो गए। मैंने तुरंत बीच में कहा, एक मिनट, मेरे पेरेंट्स और मैं पहले ही फैमिली छोड़ चुके हैं। मेरे पिता ने हाँ में सर हिलाया। पिताजी, मुझे फैमिली लीड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ऑफर करेंगे तब भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ग्रैंड मास्टर होल्ट मेरी तरफ मुड़े। अब उनकी आवाज में थोड़ी जल्दी थी। ईथन, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने पार्शियलिटी की, पर फैमिली के रिसोर्सेज के साथ भी एक बीस टेमर को ढंग से तैयार करने में हमारी हालत पतली हो जाती है। किसी एक को तो चुनना ही था। मैंने सर हिलाकर मना किया। मेरे पेरेंट्स आपको माफ करते हैं या नहीं, ये उनका फैसला है, पर मैं फैमिली में वापस नहीं आऊंगा। लायरा के पास असली टैलेंट है, उस पर फोकस कीजिए। ग्रैंड मास्टर होल्ट जो कुछ कहने वाले थे वो पी गए और धीरे से खड़े हुए। बहुत अच्छा विक्टर, उम्मीद है तुम और तुम्हारी पत्नी कभी इस बुढ़े से मिलने का वक्त निकालोगे। मेयर रोड्स, प्रिंसिपल हार्ट, इजाजत दीजिए। हम उन्हें जाते हुए देखते रहे। वो तब से ज्यादा बुढ़े लग रहे थे जब वो अंदर आए थे। मेयर रोड्स धीरे से बोले, वापस क्यों नहीं चले जाते? होल्ट फैमिली के पास रिसोर्सेज हैं, तुम्हारा टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर फैमिली का बैकिंग तुम्हारा रास्ता बहुत आसान बना देगा। मैंने सर हिलाया। मेयर, उन्होंने फैमिली के लिए अपना फैसला लिया, मैं उन्हें उसके लिए ब्लेम नहीं करता, पर मैं उनके लिए खुद से समझौता भी नहीं करूंगा। मेयर रोड्स ने सर हिलाया, फिर एक गर्मागर्म मुस्कुराहट के साथ अपना टोन बदला। चलो इसे साइड रखते हैं। विक्टर, लिन्हाई सिटी की तरफ से मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ईथन ने इस शहर का नाम रोशन किया है। आप दोनों का शुक्रिया और शुक्रिया ईथन। मेरे पिता ने हाथ हिलाया। मेयर रोड्स, ईथन को तो यही करना ही था। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। लिन्हाई से काफी वक्त से कोई नेशनल टॉप 100 में नहीं आया है। सच तो यह है कि मैं आज इसलिए आया क्योंकि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। मैं ईथन को सिटी गवर्नमेंट का रिवॉर्ड खुद अपने हाथ से देना चाहता था। मेयर रोड्स ने एक डॉक्यूमेंट निकाला। लिन्हाई का सबसे पहला प्रोविंशियल चैंपियन होने के नाते हम ईथन के फ्यूचर कल्टीवेशन को पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए कमिट करते हैं। सिटी गवर्नमेंट का रिवॉर्ड पैकेज हमारे स्टैंडर्ड ऑफर से कहीं ऊपर है। कैश रिवॉर्ड 30 मिलियन ग्रैंड जैक करेंसी, डायरेक्ट ट्रांसफर, कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए 5 ब्लड लाइन प्योरीफायर्स
और 20 मिलियन के एडिशनल रिसोर्सेज जो ईथन के कहने पर कैश में बदले जा सकते हैं। और घर के लिए ट्याफू नंबर 1 में 1000 स्क्वायर मीटर का प्रीमियम घर जो आपकी फैमिली के लिए रिजर्व्ड है। इस पूरे पैकेज की टोटल वैल्यू लगभग 100 मिलियन है। ट्याफू नंबर 1, शहर का सबसे सिक्योर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। मेरे पेरेंट्स वहां सेफ रहेंगे। मैंने एक पल के लिए सोचा, रिवॉर्ड के लिए शुक्रिया, मैं कैश इक्विवेलेंट ले लूंगा। कैश ही सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्कूल का रिवॉर्ड भी कन्वर्ट कर दिया गया। 30 मिनट से कम में सब कुछ मेरे अकाउंट में वायर हो गया। 70 मिलियन मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। मेयर रोड्स आगे बोले, ईथन, मैं 5 ब्लडलाइन प्यूरिफायर्स जल्दी ही भिजवा दूंगा और तुम्हारा स्कोर तुम्हें पहले ही 4 बड़ी एकेडमीज की नजर में ले आया होगा। तुम्हारे जैसे रिजल्ट के साथ वो खुद तुम्हारे पास आएंगे। अपना वक्त लो और देखो वो क्या ऑफर करते हैं। हाइडू प्रोविंस का चैंपियन होने के नाते वो खुद मिलने आएंगे। तो खुद को तैयार रखो और ऑनलाइन थोड़ी रिसर्च कर लो। एग्जाम के तुरंत बाद बहुत कुछ संभालना होता है। मैं अब चलता हूँ। प्रिंसिपल हार्ट भी खड़ी हो गई। ईथन, जब वक्त मिले तो स्कूल आना। गुड बाय मेयर रोड्स। गुड बाय प्रिंसिपल हार्ट। मैंने उन दोनों को बाहर छोड़ा और पीछे मुड़ा तो देखा मेरे पेरेंट्स मुझे चमकती आंखों से देख रहे हैं। आप दोनों क्या देख रहे हैं? अगले ही पल दोनों ने मुझे जोर से गले लगा लिया। हमारे बेटे, हमें तुम पे बहुत गर्व है। अपने कमरे में वापस आकर मैंने पूरे 70 मिलियन को कंजम्पशन पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। बैलेंस 7230,000। मैंने आयरन फैंग बीटल ब्रूड मदर को इवॉल्व करने का फैसला किया। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया, स्पेंड मॉ बीटल ब्रूड मदर में इवॉल्व करने के लिए 150,000 कंजम्पशन पॉइंट्स खर्च करें। इवोल्यूशन खत्म। मॉ बीटल पहले से ज्यादा तगड़ा अटैक करती है, पर मेरी नजर और ऊपर है। ट्रांसेंडेंट क्लास। मैंने 350,000 पॉइंट्स और लगाए ताकि मॉ बीटल ब्रूड मदर को एपेक्स आर्मर बग ब्रूड मदर में बदल सकूं। एपेक्स आर्मर बग की ब्रीडिंग रेट क्या है? हर 24 घंटे में 1 यूनिट। एक ट्रांसेंडेंट क्लास बीस्ट। इतना काफी है। मेरे पास अभी भी 200,000 से ज्यादा बचे हैं। अगर मैं सब कुछ ब्लेड बग की ब्रीडिंग स्पीड में डाल दूं तो कितनी फास्ट हो जाएगी? 190-800 पॉइंट्स ब्लेड बग की ब्रीडिंग को हर 10 मिनट में 1 यूनिट तक पहुंचा देंगे। 10 मिनट पर यूनिट यानी दिन के 144 ब्लेड बग्स। मेरा लीडर टैलेंट और एपेक्स आर्मर बग का कॉम्बिनेशन एक अल्टीमेट वेपन है। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट है। शावर लेने के बाद मैंने अपना लैपटॉप खोला और चारों बड़ी एकेडमीज पर रिसर्च शुरू की। ग्रैंडजा बीस्ट एकेडमी के पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल बैकिंग है। हाइडू बीस्ट एकेडमी की जेब सबसे ज्यादा भरी है। ग्रैंडजा मिलिट्री एकेडमी सबसे ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस देती है। पोलर बीस्ट एकेडमी वाटर और आइस में स्पेशलाइज्ड है। इसे तो तुरंत निकाल दिया। अब बाकी तीनों में फैसला सिर्फ एक बात पर होना था कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं। इस बीच प्रिंसिपल हार्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रिंसिपल हार्ट, हमने सुना है कि ईथन के बीस्ट्स सबसे निचले टियर के इंसेक्ट टाइप्स हैं। क्या ये सच है? ये सच है, उन्होंने मजबूती से कहा, पर ये लोवेस्ट टियर वाला वर्ड गलत है। बीस्ट टैमर्स की दुनिया में कोई बीस्ट बेकार नहीं होता, बस कुछ बीस्ट टैमर्स उन्हें यूज करना नहीं जानते। क्या ईथन ने चारों एकेडमीज में से किसी को पसंद किया है? वो किसे चुनेगा? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। ये चॉइस ईथन की है और मुझे अभी तक किसी एकेडमी से कोई खबर नहीं आई है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके सेक्रेटरी ने पास आकर कुछ धीरे से बोला। प्रिंसिपल हार्ट के एक्सप्रेशन बदल गए। मुझे माफ कीजिए, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। हमारे वाइस प्रिंसिपल अब संभाल लेंगे। मेरा फोन बजा। ईथन, चारों एकेडमीज के रिक्रूटर्स स्कूल पहुंच गए हैं। क्या तुम आना चाहोगे? मैं आता हूं। मैंने किचन में आवाज लगाई। मॉम, डैड, स्कूल जा रहा हूं। चारों बड़ी एकेडमीज ने रिक्रूटर्स भेजे हैं। देखने जा रहा हूं वो क्या ऑफर कर रहे हैं। तुम जो भी डिसाइड करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही मैं अंदर गया, चारों रिक्रूटर्स के चेहरे चमक उठे और वो एक साथ खड़े हो गए। प्रिंसिपल हार्ट ने इंट्रोडक्शंस करवाए। ईथन, ये है हाइडू बीस्ट एकेडमी से डायरेक्टर फ्लिन, पोलर बीस्ट एकेडमी से डायरेक्टर वेरा, ग्रैंडजा मिलिट्री एकेडमी से डायरेक्टर स्टील और ग्रैंडजा बीस्ट एकेडमी से डायरेक्टर कोल। मैंने सबको सर हिलाकर ग्रीट किया। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। डायरेक्टर फ्लिन सबसे पहले बोले, अपनी एक्साइटमेंट छुपाए नहीं छुप रही थी। ईथन, हम चारों ग्रैंडजा की सबसे पावरफुल एकेडमीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सब तुम्हें चाहते हैं। फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। डायरेक्टर कोल ने हाथ उठाया। ईथन, क्या मैं पहले कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जितना हमें पता है, तुम आगे चलकर सिर्फ इंसेक्ट टाइप बीस्ट्स के साथ ही बांड करना चाहते हो। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या डायरेक्टर कोल को इंसेक्ट टाइप बीस्ट से कोई प्रॉब्लम है? ज्यादातर लोगों के लिए ये एक लिमिटेशन होती, पर तुम्हारे लिए ईथन ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल हार्ट ने बीच में कहा। सीधा मुद्दे पर आते हैं। ईथन शायद अभी आपकी एकेडमीज से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। उसका फैसला इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सी एकेडमी उसे सबसे बेहतर फ्यूचर देती है। तो पोलर बीस्ट एकेडमी पहले शुरू करेगी। डायरेक्टर वेरा मेरी तरफ मुड़ी। ईथन, तुम हमारी एकेडमी के बारे में कितना जानते हो? थोड़ा बहुत। आपकी एकेडमी ज्यादातर नॉर्दर्न प्रोविंसेस में काम करती है और वाटर और आइस टाइप बीस्ट्स पर फोकस करती है। सही कहा। डायरेक्टर वेरा ने सर हिलाया। सही है,
पर वो सिर्फ मेजॉरिटी है, रूल नहीं। तुम जैसे एब्सोल्यूट टैलेंट के लिए पोलर तरस रही है। हमारे पास देश का सबसे बड़ा बीस्ट बेस है जिसमें इंसेक्ट टाइप्स का भी अच्छा कलेक्शन है। हमारे साथ आओ और हम गारंटी देते हैं कि तुम्हारा मेंटर कम से कम एक किंग रैंक का होगा। एनरोलमेंट पर तुम्हें एक लॉर्ड रैंक रेस वैल्यू वाला बीस्ट स्लॉट मिलेगा। आते ही एक सुप्रीम ब्लड लाइन प्यूरिफायर, साल का 3 मिलियन स्टाइपेंड, एक बार का 10 मिलियन एनरोलमेंट बोनस और टॉप टियर सालाना रिसोर्सेज। एक सुप्रीम ब्लड लाइन प्यूरिफायर किसी बीस्ट की ब्लड लाइन प्योरिटी को कम से कम 3% बढ़ा देता है। डायरेक्टर कोल ठंडा सा मुस्कुराए और खड़े हुए। ईथन, ग्रांडजा बीस्ट एकेडमी पूरे देश की सबसे स्ट्रॉन्ग एकेडमी है और मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस से इन तीनों के सामने कह सकता हूँ। हम सबसे कंप्लीट डेवलपमेंट सिस्टम, सबसे बड़ी डंजन सिलेक्शन और सबसे तगड़ी फैकल्टी देते हैं। 23 किंग रैंक इंस्ट्रक्टर्स हैं जो देश में सबसे ज्यादा है। अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो किंग रैंक मेंटर गारंटीड है। लॉर्ड रैंक बीस्ट स्लॉट, बिल्कुल पोलर जैसा। एनरोलमेंट पर 3 सुप्रीम ब्लड लाइन प्यूरिफायर्स, साल का 3 मिलियन स्टाइपेंड, 13 मिलियन का एनरोलमेंट बोनस और टॉप टियर सालाना रिसोर्सेज। बस इतना ही? मैं कुछ बड़े का इंतजार कर रहा था और ये तो टोटल डिसअपॉइंटमेंट था। डायरेक्टर फ्लिन झटके से खड़े हुए। ईथन, हाइडू बीस्ट एकेडमी वो सब मैच करेगी जो ये ऑफर कर रहे हैं और उससे ज्यादा भी। जो भी रिसोर्सेज उन्होंने बोले हम भी देंगे। पहले ही दिन 4 सुप्रीम ब्लड लाइन प्यूरिफायर्स, साल का 5 मिलियन स्टाइपेंड, 20 मिलियन का एनरोलमेंट बोनस और हर तरह के टॉप टियर सालाना रिसोर्सेज। ग्रांडजा मिलिट्री एकेडमी के डायरेक्टर स्टील आखिर में खड़े हुए। ईथन, मैं ये दिखावा नहीं करूंगा कि हम हाइडू के नंबर्स का मुकाबला कर सकते हैं। हमारा बेसलाइन ऑफर पोलर के बराबर ही है। 3 सुप्रीम ब्लड लाइन प्यूरिफायर्स, एनरोलमेंट पर तुम्हारा रैंक मेजर होगा और क्योंकि तुम इंसेक्ट टाइप्स में स्पेशलाइज्ड हो तो हमारे यहाँ एक किंग रैंक बीस्ट टेमर है जिनके पास किंग टियर रेस वैल्यू वाला इंसेक्ट बीस्ट है। पूरी दुनिया में किसी भी इंसेक्ट बीस्ट की ये सबसे ज्यादा रेस वैल्यू है और वो ब्रीडिंग के काबिल भी है। मेरी आंखों में चमक आ गई। एक किंग टियर रेस वैल्यू वाला इंसेक्ट बीस्ट जो ब्रीड भी कर सकता है। क्या आपको आइडिया भी है कि इससे कितने सारे कंजम्पशन पॉइंट्स बच जाएंगे? डायरेक्टर फ्लिन तुरंत पलटकर बोले, स्टील, बच्चे को गुमराह मत करो। ईथन, इसमें नया है, यूज नहीं पता कि किंग रैंक बीस्ट को ब्रीड करना कितना नामुमकिन काम है और कोई किंग रैंक टेमर अपना बीस्ट ऐसे ही क्यों दे देगा। मैं जानता हूँ आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वॉन्डरिंग किंग सिलास, वो किसी पत्थर की तरह जिद्दी है और उससे बात करना भी मुश्किल है। अगर ईथन उनसे ट्रेनिंग लेना भी चाहे तो कोई गारंटी नहीं है कि सिलास उसे एक्सेप्ट करेंगे। डायरेक्टर स्टील बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। ईथन, मौका हमेशा रिस्क के साथ आता है। सवाल ये है कि क्या तुम में किंग रैंक बीस्ट तक पहुंचने की हिम्मत है? भला किंग रैंक बीस्ट को कौन मना कर सकता है? मैं ग्रांडजा मिलिट्री एकेडमी चुनता हूँ। मेरे शब्द अभी पूरे ही हुए थे कि डायरेक्टर स्टील कॉन्ट्रैक्ट लेकर मेरे सामने खड़े थे। मैं खड़ा हुआ और बाकी तीनों की तरफ देखा। मैं आप तीनों एकेडमीज की जेनरोसिटी का शुक्रगुजार हूँ, पर किंग रैंक बीस्ट ने मेरा ध्यान खींच लिया। रिस्क असली है पर मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूँ। मैंने साइन कर दिए। डायरेक्टर स्टील ने चैन की सांस ली। ईथन, ग्रांडजा मिलिट्री एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। मिलिट्री में स्वागत है। हम एक हफ्ते के अंदर एनरोलमेंट पूरा कर लेंगे। एकेडमी तुम्हें लेने के लिए एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट भेज देगी। समझ गया। बाकी तीनों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें अचानक पास बैठी लायरा की याद आई। डायरेक्टर फ्लिन तेजी से मुड़े। लायरा, क्या तुम हाइडू ज्वाइन कर रही हो? हम 2 मिलियन का सालाना स्टाइपेंड और एनरोलमेंट पर एक अल्टीमेट ब्लड लाइन प्यूरिफायर ऑफर करते हैं। डायरेक्टर वेरा उनके पीछे आई। लायरा, तुम्हारा बीस्ट एक फ्रॉस्टविंग ड्रेक है जो पोलर बीस्ट एकेडमी के लिए नेचुरल फिट है और हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर है जो उसे गाइड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लायरा ने सुना, फिर मेरी तरफ देखा। उसके आंखों में उस फासले का बोझ था जो वो जानती थी कि वो कभी भर नहीं पाएगी। मेरे बगल में खड़े होकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन और आसमान का अंतर हो। घर वापस आया तो देखा पेरेंट्स खाना तैयार करके इंतजार कर रहे हैं। एक गर्माहट का एहसास हुआ। तुम आ गए, जाओ हाथ मुंह धो लो, डिनर टेबल पर लगा है। अभी बैठा ही था कि मेरे पिता आगे झुके। तो क्या फैसला किया? कौन सी एकेडमी? ग्रांडजा मिलिट्री एकेडमी। वह सुन्न हो गए। मिलिट्री एकेडमी? दोनों थोड़ा रुक गए। मैं पहले से जानता था वो क्या सोच रहे हैं। रिलैक्स, मैं जानता हूँ मिलिट्री एकेडमी में बाकी जगहों से ज्यादा खतरा है, कॉम्बैट ज्यादा है, स्टिक्स हाई हैं, पर इसी वजह से मैंने इसे चुना। एक पल की खामोशी रही। फिर, हमें तुम पर भरोसा है। अगले कुछ दिनों तक मैं बिना नागा हर रोज डंजन सेंटर में ट्रेन करता रहा। एक हफ्ते में मैंने लेवल 15 से 17 तक पुश कर दिया। जितना ऊपर जाओ ग्राइंड उतना ही स्लो हो जाता है और हर स्टेप के साथ EXP की जरूरत बढ़ती जाती है। इस बीच मुझे पता चला कि लायरा ने पोलर बीस्ट एकेडमी चुनी है। उन्होंने उसे एक मेंटर दिया है जो आइस टाइप ड्रैगन बीस्ट्स के साथ बॉन्ड करता है। 7वें दिन एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट आया। मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते थे। मैं अकेले शटल में चढ़ा। क्या तुम ईथन हो? आओ बोर्ड करो। लिन्हा
तिहाई से सिर्फ तुम्हारा ही पिकअप है। मैंने सर हिलाया और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। मेरे पेरेंट्स अभी भी वही खड़े देख रहे थे। कोई और स्टॉप्स? नहीं। केबिन के अंदर किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने देखा तो वो ओवेन था, वही जो एग्जाम के वक्त प्रोटेक्शन ऑर्ब के अंदर था। ओवेन ने एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अपना सर खुजलाया। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि बाहर जो लड़का मिला था वो प्रोविंशियल चैंपियन निकलेगा। मैंने अपनी सीट लेते हुए आईब्रो उठाई। तुम्हें चारों बड़ी एकेडमीज में से एक में एडमिशन कैसे मिला? तुम तो आखिरी कुछ घंटे उस ऑर्ब में बंद थे। हाँ, वो किस्मत अच्छी है। मेरे ओल्ड मैन मिलिट्री एकेडमी के एलुमनाई हैं। उन्होंने थोड़ी जान पहचान लगाई। मैंने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। सिर्फ कनेक्शंस के दम पर मिलिट्री एकेडमी में घुसना, यानी ओवेन की फैमिली काफी पहुंच वाली है। लगभग 6 घंटे बाद ट्रांसपोर्ट लैंड हुआ। खिड़की से स्टील और ग्लास की बड़ी बड़ी टावर्स दिख रही थीं, जो सीधा आसमान को छू रही थीं। केबिन स्पीकर्स गूंज उठे। अटेंशन, ग्रैंडजा मिलिट्री एकेडमी के नए रिक्रूट्स स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं। प्लीज लाइन से बाहर निकलिए। एकेडमी की गाड़ियां आपको मेन कैंपस ले जाने के लिए इंतजार कर रही हैं। प्लेन से उतरकर मैंने एक क्विक काउंट किया। मुझे मिलाकर सिर्फ 133 नए रिक्रूट्स थे। बस मेन कैंपस पहुंची। ओवेन ने मुझे धक्का दिया। ईथन, तुम यहाँ किसी को जानते हो? नहीं। क्यों? तो वो बंदा तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? मैंने उसकी नजर का पीछा किया। एक मिडिल एज्ड आदमी साइन पकड़े खड़ा था। उस पर लिखा था ईथन। इस आदमी की कोई मेमोरी नहीं थी। मैं चलकर पास गया। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? आदमी के फीचर्स शार्प थे, पर वो काफी बिखरा बिखरा दिख रहा था। उसने ऊपर देखा। तुम ईथन हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने साइन पास के डस्टबिन में फेंक दिया। मेरे साथ आओ। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता आप कौन है। वो एक पजल लुक के साथ मुड़ा। मैं तुम्हारा मेंटर हूँ। क्या तुम इसीलिए मिलिट्री एकेडमी नहीं आए? मैं वहीं जम गया। फिर दिमाग की बत्ती जली। आप ही वॉन्डरिंग किंग हैं? सही कहा। अब चलें? पर मैंने अभी ऑफिशियली एनरोल नहीं किया है। वो जो भी हैंडल करता है उस पर छोड़ दो। तुम यहाँ हो, ट्रेनिंग शुरू करो। मेरी पलकें झपकने लगी। इतनी जल्दी? पर अगर ये वही आदमी है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने ओवेन की तरफ एक नजर देखी। मैं अपने मेंटर के साथ जा रहा हूँ। कुछ काम हो तो कॉल करना। ओवेन ने मुझे जाते हुए देखा और एक गहरी सांस छोड़ी। तो प्रोविंशियल चैंपियन होने का ये मतलब होता है पहले ही दिन किंग रैंक मेंटर। साथ चलते हुए सिलास पहले बोला, तुम्हारे सवाल होंगे। इतनी खामोशी क्यों? मैंने एक सूखी हंसी हंसी। बहुत सारे सवाल हैं मेंटर, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम सिलास है। तुम मुझे वॉन्डरिंग किंग के नाम से जानते हो। नाम सही है। मुझे दिखावा पसंद नहीं। जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना, मैं जानता था कि तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे, तो तुम्हारे मेरे पास आने का इंतजार करने के बजाय मैं खुद तुम्हारे पास आ गया। मिडिल मैन का चक्कर ही खत्म। मेंटर, अगर आप मुझे अभी ले जाएंगे तो मेरे क्लास शेड्यूल का क्या? मेरे पास अभी तक स्टूडेंट आईडी भी नहीं है। हैंडल हो गया। और तुम्हारे कोर्सेज? मैं तुम्हारा मेंटर हूँ। जो मैं असाइन करूंगा तुम वही अटेंड करोगे। कोई ग्रुप लेक्चर्स नहीं होंगे बाकी स्टूडेंट्स के साथ। सिलास ने चलना रोका और मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखा। ईथन, ये याद रखना, तुम इस एकेडमी में ताकतवर बनने आए हो। उस क्लास का क्या फायदा जो दर्जनों लोगों के लिए बनी हो? समझ गया मेंटर। मैंने सुना है एकेडमी क्रेडिट पॉइंट सिस्टम पे चलती है। वो कैसे काम करता है ये जानना जरूरी है। क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ की करेंसी हैं। नॉर्मल पैसों की यहाँ कोई कीमत नहीं है। पॉइंट्स कमाने के लिए तुम्हें फियर्स बीस्ट्स का शिकार करना होगा, एकेडमी मिशंस पूरे करने होंगे और भी बहुत कुछ। पॉइंट्स से तुम एकेडमी रिसोर्सेज ले सकते हो। गॉट इट? तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, जो करिकुलम मैं सेट करूंगा उसे वक्त पर पूरा करना। हम एक डोम बिल्डिंग के सामने रुके जिस पर मिशन हॉल लिखा था। हम यहाँ क्यों है मास्टर? एक मिशन लेने। सिलास मुझे एक टर्मिनल तक ले गया। मुझे डेमन सप्रेशन टावर के लिए एक मिशन क्लेम करना है। समझ गया। प्लीज अपनी स्टूडेंट आईडी एंटर कीजिए। आईडी डालने के बाद मशीन से आवाज आई, मुबारक हो, ईथन ने सक्सेसफुली डेमन स्पायर मिशन एक्सेप्ट कर लिया है। कंप्लीशन पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स रियल टाइम में आपके अकाउंट में सिंक हो जाएंगे। गुड लक। अब चलो, सिलास आगे बोला। ईथन, तुम जो भी करने जा रहे हो हमेशा पहले चेक करो कि उससे जुड़ा कोई मिशन है या नहीं। एक बार मार्क्स तुम्हारा एनरोलमेंट खत्म कर दे तो तुम ऐप के जरिए मिशन एक्सेप्ट कर सकते हो। हब पर खुद आने की जरूरत नहीं है। मास्टर, ये डेमन स्पायर मिशन एग्जैक्ट क्या है? ये एक इंस्टेंस है, एक ऐसी जगह जो स्टूडेंट्स को हर तरह से टेस्ट करने के लिए बनी है। जितना ऊपर चढ़ोगे उतने ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। सिंपल है। मैंने सर हिलाया। तो ये एक टेस्ट है मास्टर? बिल्कुल उम्मीद मत छोड़ना। मैं आखिरकार एक किंग टियर बीस्ट मास्टर हूँ। तुम प्रोविंशियल टॉप स्कोरर हो सकते हो, पर असली ताकत मैदान जंग में साबित होती है, कागजों पर नहीं। डाक्सिया वॉर एकेडमी के इंस्टेंस हब में 100 से ज्यादा चैनल्स हैं। डेमन स्पायर अपनी डिफिकल्टी कल्टीवेटर की उम्र के हिसाब से स्केल करता है। तुम अभी 18 के हुए हो तो तुम 18 ईयर ओल्ड डिफिकल्टी टियर का सामना करोगे। मास्टर, हर फ्लोर के साथ डिफिकल्टी बढ़ती है ना? तुमने मिशन एक्सेप्ट कर लिया है, बस अपनी स्टूडेंट आईडी एंटर करो। इंस्टेंस चैनल खुल जाएगा और तुम्हें वही ले जाएगा जहाँ जरूरत है। मैंने अपनी
स्टूडेंट आईडी डाली और पीछे मुड़कर देखे बिना अंदर चला गया। सिलास ने एक शांत कोना ढूंढा और बैठ गया। उसकी नजरें लाइव डेटा फीड पर टिकी थीं। चलो देखते हैं कि ये सो कॉल्ड बॉर्न बग मास्टर सच में कितना पानी में है। एक चक्कर सा आया, एक आवाज गूंजी, एक लेवल 1 जाइंट ईयर्ड रैबिट सामने आया। मैंने उसे तुरंत ढेर कर दिया। सिर्फ 10 मिनट में मैं फ्लोर 30 तक पहुंच गया। मुझे जल्दी ही एहसास हुआ, यहाँ से ना कोई एक्सपीरियंस मिल रहा है, ना ही एनर्जी क्रेडिट्स। ये एक प्योर स्ट्रेंथ इवैल्यूएशन है। इंस्टेंस हब के बाहर एक शार्प दिखने वाला यंग मैन सिलास के बगल वाली सीट पर आकर बैठता है। मास्टर, मैंने नए जूनियर के लिए सब कुछ सॉर्ट कर दिया है। वो कौन से फ्लोर पर है? 10 मिनट, फ्लोर 30, लगभग वही रफ्तार है जो तुम्हारी पिछले साल थी। मार्क्स मुस्कुरा देता है। मास्टर, 18 ईयर टियर के शुरुआती फ्लोर्स तो बस एक वार्म अप होते हैं। असली काबिलियत फ्लोर 50 के बाद ही दिखती है। पलक झपकते ही मैं फ्लोर 50 पर पहुंच गया। एक लेवल 15 एलीट टियर बीस्ट का सामना करते हुए मेरी बग आर्मी अब 1500 से भी ज्यादा हो चुकी है। आयरन आर्मर बग के पास 7 कॉम्बैट यूनिट्स की पावर है और उसके साथ 10 टाइम्स एम्पलीफिकेशन मल्टीप्लायर, और मेरा लेवल 17 का सपोर्ट, बस एक हिट और इंस्टेंट किल। देखते ही देखते फ्लोर 60 भी गिर गया। सिलास धीरे से हंसा। 30 मिनट, फ्लोर 60। तुम्हें वहां पहुंचने में कितना वक्त लगा था? 1.5 घंटा। मार्कस ने सर हिलाया। यह सही नहीं हो सकता। फ्लोर 50 के बीस्ट्स लेवल 15 के हैं और उनकी स्पीशीज रेटिंग एलीट टियर है। वो इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है? क्या मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा जूनियर किस लेवल पर है? शायद नहीं। कौन से लेवल पर है? लेवल 17। मार्कस ने एक गहरी सांस भरी। हो ही नहीं सकता, मैं उस वक्त सिर्फ लेवल 15 पर था। वो ये सब कैसे कर पा रहा है? इसी को तो गैप कहते हैं। तुम्हारा जूनियर प्रोविंशियल टॉप स्कोरर है, और कोई ऐसी वैसी प्रोविंस नहीं, बल्कि हाइडू प्रोविंस। ये सुनकर बात समझ आई। मार्क्स ने सर हिलाया। अब उसे सब क्लियर था। ठीक है, फिर वो टॉप स्कोरर है। अगर वो मुझसे स्ट्रांग ना होता तो शर्मिंदगी की बात होती। मेरी रफ्तार कम नहीं हुई। फ्लोर 70 ढेर हो गया और मेरी स्टूडेंट आईडी सीधा लीडरबोर्ड के टॉप पर पहुंच गई। भीड़ स्क्रीन के पास जमा होने लगी। ये कौन है? सिर्फ एक स्टूडेंट आईडी है, कोई नाम नहीं, और उन्होंने 1 घंटे से कम में फ्लोर 70 हिट कर दिया। एनरोलमेंट के तुरंत बाद लेवल 18 एलीट टियर बीस्ट से भिड़ना मजाक कर रहे हो क्या? ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मेरी रफ्तार थोड़ी कम होने लगी, पर मैं लगातार और बिना रुके ऊपर चढ़ता रहा। मार्कस से रहा नहीं गया। मास्टर, मेरा ये जूनियर तो बिल्कुल पागल है। 2 घंटे से ज्यादा बीते और मैं फ्लोर 83 पर पहुंच गया। मेरे सामने एक लेवल 19 एलीट फ्लेम ऐप था और पहली बार मैंने प्रेशर महसूस किया। बाहर खड़ी भीड़ अपना आपा खो रही थी। इस नए स्टूडेंट की सीलिंग आखिर है कहाँ? यह पागलपन है। पक्का टॉप स्कोरर लेवल का टैलेंट है। मार्क्स जोर से हंसने लगा। मास्टर, आप तो बस एक शान सा स्ट्रेंथ टेस्ट चाहते थे। सोचा नहीं था ना कि वो इतना तमाशा खड़ा कर देगा। सिलास बिल्कुल काम रहा। इस तरह की ताकत वही है जो उन्होंने मुझे डिस्क्राइब की थी, ना कम ना ज्यादा। मास्टर, क्या आपका गोल्ड हॉर्न डेमन बग ब्रीडिंग के करीब है? सिलास ने सर हिलाकर मना किया। बिल्कुल नहीं। किंग टियर बीस्ट को ब्रीड करना कोई आसान काम नहीं है, और अगर वो तैयार होता भी तो तुम्हारा जूनियर अभी उस लेवल पर नहीं है कि किंग टियर बीस्ट के साथ बॉन्ड कर सके। 3 घंटे गुजर गए। मेरी बग आर्मी थक चुकी थी। मशीन से आवाज आई, स्टूडेंट आईडी 12138, फ्लोर 91 तक पहुंचने के लिए मुबारक हो। मैं टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकला तो देखा एग्जिट पर लोगों की भीड़ लगी है। हे, क्या तुम फर्स्ट ईयर हो? मैंने पलकें झपकाईं। क्या तुम ही अभी डेमोन्स्पायर में थे? मैंने हाँ में सर हिलाया और भीड़ चिल्लाने लगी। क्या हो रहा है भाई? तुम्हें आइडिया भी है? तुम कहाँ तक चढ़े हो? फ्लोर 91। क्या ये अजीब है? स्टूडेंट हंसने लगा। तुमने एकेडमी बनने से लेकर अब तक का डेमोन्स्पायर का नए स्टूडेंट का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं भीड़ में सिलास को ढूंढ रहा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। मैं भीड़ को चीरते हुए सिलास तक पहुंच गया। मास्टर, मैं सिर्फ फ्लोर 91 तक ही जा पाया, उससे आगे पुश नहीं कर सका। ये एक कमाल का रिजल्ट है, खासकर उसके लिए जिसने अभी एनरोलमेंट किया है। मार्कस एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। सिलास ने इंट्रोडक्शन करवाया। ईथन, ये तुम्हारा सीनियर है मार्क्स। ये अपने 2nd ईयर में है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। जब मैं तुम्हारी जगह था तब मैं सिर्फ फ्लोर 80 तक पहुंच पाया था। चलो चलें, सिलास ने कहा। यहाँ बहुत लोग हैं, ये बातचीत करने की जगह नहीं है। भीड़ ने डॉट्स कनेक्ट कर लिए। तो यह वॉन्डरिंग किंग का नया स्टूडेंट है। वॉन्डरिंग किंग पूरी एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्ग किंग टियर मास्टर्स में से एक है। अगर उन्होंने किसी को स्टूडेंट बनाया है तो समझ लो वो स्टूडेंट कुछ खास ही होगा। वॉन्डरिंग किंग के एस्टेट के एक पवेलियन में सिलास बोला। ईथन, आज जो तुमने डेमोन्स्पायर में दिखाया उससे रिपोर्ट सही साबित हुई हैं। तुम्हारी ताकत सॉलिड है। इस साल पूरे देश के नए स्टूडेंट्स में तुम आराम से टॉप 3 में हो। मार्क्स ने मुंह बनाया। मास्टर, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मेरे वक्त तो आपने सिर्फ टॉप 50 बोला था। सल्किंग बंद करो और वो निकालो जो तुम अपने जूनियर के लिए लेकर आए हो। मार्क्स ने एक क्लियर बैग निकाला। सब इसमें है, तुम्हारा स्टूडेंट आईडी कार्ड,
हॉस्टल की कार्ड और स्टूडेंट हैंडबुक। रेजिडेंशियल ब्लॉक में तुम्हारा रूम नंबर 71 है। जब मैं तुम्हारा चेक इन कर रहा था तो ऑफिसर ने बताया कि तुम्हारे एनरोलमेंट रिवॉर्ड्स कलेक्शन के लिए तैयार हैं। तुम्हें खुद एकेडमी वॉल्ट जाना होगा। थैंक्स मार्क्स। मैंने सर हिलाया। मैं अभी लेवल 20 पर नहीं हूँ। इस स्टेज पर लॉर्ड टियर बीस्ट के साथ बॉन्ड करना कोई पक्की बात नहीं है। सिलास ने बात जारी रखी। ईथन, क्योंकि तुमने मुझे अपना मेंटर चुना है, मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हें गाइड करूंगा। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे इसलिए चुना क्योंकि पूरे डॉक्सिया में सिर्फ मेरे पास ही किंग टियर बग टाइप बीस्ट है, गोल्ड हॉर्न डेमन बग। ज्यादा मिठास की जरूरत नहीं है। एक बीस्ट मास्टर के लिए ताकत का पैमाना हमेशा उसके बीस्ट से होता है, तो एक ताकतवर स्पीशीज रेटिंग वाला बीस्ट चाहना बिल्कुल नेचुरल है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कोई नहीं है, पर अगर मेरा गोल्ड हॉर्न डेमन बग सक्सेसफुली ब्रीड करता है तो उसका बच्चा तुम्हारा होगा। ये मेरा वादा है। मैं थोड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराया। अगर आप मुझे अभी दे भी देते मास्टर, तब भी मैं बॉन्ड नहीं कर पाता। सही बात है, पर तुमने मुझे अपना मास्टर माना है, तो मैं इस मौके पर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ऑनेस्टली मास्टर, सिर्फ आपका मेरा मेंटर होना ही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मार्क्स हंसते हंसते दोहरा हो गया। पिछले साल मैंने भी वर्ड फॉर वर्ड यही कहा था। यहाँ तक कि सिलास भी हंस दिया। हम मास्टर और स्टूडेंट हैं, इतने दिखावे की जरूरत नहीं है। अब अपना प्राइमरी बीस्ट समन करो, मुझे देखने दो। मैंने आयरन आर्मर बग समन किया जो 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा था और सिर से पैर तक जेट ब्लैक प्लेटिंग में ढका हुआ था। सिलास ने उसे बड़े ध्यान से स्टडी किया। ईथन, जब मार्क्स पहले मेरे पास आया था, मैंने उसके बीस्ट को एलीट टियर से लॉर्ड टियर में इवॉल्व करने में मदद की थी। इस आयरन आर्मर बग को कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ दो, मैं पहले इसे स्टडी करना चाहता हूँ। मार्क्स ने अपनी छाती फुलाई। हमारे मास्टर पूरे देश के गिने चुने किंग टियर बीस्ट कल्टीवेटर्स में से एक हैं, पता है ना? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बीस्ट कल्टीवेटर, एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया और रिसोर्सेज का वॉल्ट एक साथ। मैंने सिलास की तरफ देखा। मेरी आंखें एडमिरेशन से भरी थीं। मास्टर, आप कमाल हैं। अगर आयरन आर्मर बग लॉर्ड टियर में इवॉल्व हो गया तो सिस्टम मेरे लिए एक लॉर्ड टियर बग क्वीन जनरेट करेगा। मैं बिना किसी लिमिट के लॉर्ड टियर बग्स ब्रीड कर पाऊंगा। मार्क्स जोर से हंसा। ये तो मास्टर की काबिलियत का बस एक हिस्सा है। मास्टर, लगता है आपको तुमने तो अपना एक और फैन बॉय बना लिया। सिलास मार्क्स की तरफ मुड़े। उनकी नजरें शार्प थीं। मैंने तुम्हें जो काम असाइन किया था उसमें से कितना खत्म हुआ? तुम्हारी एकेडमी रैंकिंग क्या है? कितने मिशंस पूरे किए हैं? ओह, सही कहा मास्टर जूनियर। मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ अर्जेंट काम निपटाना है। मैं चलता हूँ। इससे पहले कि सिलास कुछ बोल पाते, मार्क्स वहां से गायब हो चुका था। मैं उस खाली जगह को देखता रह गया जहां वो अभी खड़ा था। मास्टर, आपका उन सब बातों से एग्जैक्ट क्या मतलब था? सिलास ने काम होकर जवाब दिया। ईथन, मैं दरवाजा खोल सकता हूँ, पर उस पर चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। मेरा काम तुम्हें पुश करना और तुम्हारा ट्रेनिंग पाथ सेट करना है। मार्क्स को ही देख लो, वो अपने सेकेंड ईयर में है, लेवल 40 पार कर चुका है, ग्रेजुएशन से पहले सिल्वर रैंकिंग्स में टॉप 10 पर है और हर महीने मिशन से 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाता है। जो तुमने डेमोन्स्पायर में दिखाया है उसके हिसाब से अगले महीने के लिए तुम्हारे 3 टारगेट्स हैं। पहला, न्यू स्टूडेंट टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस। दूसरा, ब्रॉन्ज रैंकिंग्स में टॉप 200 में आना। और तीसरा, मिशन से 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाना टूर्नामेंट रिवॉर्ड्स को छोड़कर। अगर तुम इनमें से किसी में भी पीछे रह गए तो वो डेफिसिट अगले महीने में ऐड हो जाएगा। अगर तुम लगातार 6 महीने तक इन्हें पूरा नहीं कर पाए तो इसका मतलब तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हो। मुझे उस बात का वजन महसूस होने लगा। 1 महीना पूरा पैक है और कुछ भी आसान नहीं है। न्यू स्टूडेंट टूर्नामेंट 3 हफ्ते में होने वाला है। प्राइज है 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और एक फ्री टियर रिसोर्स। टियर रिसोर्स वो क्या होता है? रिसोर्सेज को टियर के हिसाब से रैंक किया जाता है। जो सुप्रीम ब्लड लाइन सीरम तुम्हें पहले मिला था वो टियर बी है। टियर जितना हाई होगा वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। वो बात दिमाग में बैठ गई। मैंने पूछा, और ब्रॉन्ज रैंकिंग्स, सिल्वर रैंकिंग्स, क्या ये एकेडमी की स्टूडेंट रैंकिंग्स हैं? सही कहा। गोल्ड रैंकिंग्स में टॉप 100 होते हैं, कोई लेवल कैप नहीं होता। सिल्वर रैंकिंग्स में 200 स्लॉट्स होते हैं, लेवल्स 30 से 50 के लिए। ब्रॉन्ज रैंकिंग्स में लेवल 30 से नीचे वालों के लिए 300 स्लॉट्स होते हैं। तीनों बोर्ड्स पर आने वाले हर किसी को एकेडमी रिसोर्स स्टाइपेंड्स मिलते हैं। मास्टर, क्या सच में अभी भी कुछ फर्स्ट ईयर्स लेवल 30 से नीचे हैं? बिल्कुल, लगभग 200 के आसपास। मेरी रिक्वायरमेंट सिंपल है, तुम्हें किसी ऐसे को हराना होगा जो अभी ब्रॉन्ज रैंकिंग्स पर है। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। समझ गया मास्टर, मैं कर दिखाऊंगा। रैंकिंग्स की डिटेल्स और ऑनलाइन मिशंस कैसे एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए मार्क्स से पूछ लेना। बीस्ट को मेरे पास छोड़ दो, मैं इवोल्यूशन को आगे पुश करूंगा। टूर्नामेंट के लिए देरी नहीं होगी। मैं एस्टेट से निकला और मार्क्स को कॉल करने ही वाला था कि उसकी आवाज सुनाई दी। हे जूनियर। मार्क्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अभी निकले थे ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मास्टर पीछे तो नहीं आए ना? नहीं, सही टाइम पे मिले। मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तुम मास्टर से इतना डरते क्यों हो? वो इतने भी इंटेंस नहीं है। मार्क्स मुझे साथ ले गया और हम चलने लगे। देखो, अपने असाइनमेंट्स टाइम पर पूरे करो तो मास्टर वॉर्मथ की मूरत है, मिस कर दो तो वो शैतान का रूप बन जाते हैं। तो पहले महीने के लिए उन्होंने तुम्हें क्या दिया? न्यू स्टूडेंट टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस, ब्रॉन्ज रैंकिंग्स में टॉप 200 और 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। मार्क्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। इन तीनों
दोनों में से 1000 पॉइंट्स सबसे मैनेजेबल हैं। टूर्नामेंट में फर्स्ट आना, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। एकेडमी ने इस साल 3 टॉप स्कोरर लेवल के नए स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं, पर ब्रॉन्ज रैंकिंग्स में टॉप 200 वो असली चैलेंज है। मास्टर की तुमसे काफी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। टॉप 200 इतना मुश्किल क्यों है? मैं अभी लेवल 17 पर हूँ। एक महीने में मैं 2 लेवल्स और पुश कर सकता हूँ। जो लेवल 30 पर अटके हुए हैं वो वहाँ गलती से नहीं है, वो जानबूझकर अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं ताकि ब्रॉन्ज रैंकिंग का स्टाइपेंड खा सकें। फार्मिंग यूजुअली वो 1 से 3 महीने में निकल जाते हैं, या तो अपनी मर्जी से या फिर जब कोई नया स्टूडेंट उन्हें हरा देता है। पर वो पहला नया स्टूडेंट बनना जो ब्रेक थ्रू करे, वही सबसे मुश्किल काम है। मार्क्स ने अपना फोन निकाला, डॉक्सिया वार एकेडमी ऐप खोला और ब्रॉन्ज रैंकिंग्स के बॉटम तक स्क्रॉल किया। अभी बोर्ड पर सिर्फ 221 लोग हैं। टॉप 200 में घुसने के लिए तुम्हें कम से कम इसे हराना होगा। वांग जूलिन लेवल 30, एलीट टियर पावर ऐप प्लस एक हाई टियर रेड बेयर बीस्ट। बोर्ड पर लगभग हर किसी के पास मिनिमम 2 बीस्ट्स हैं और कम से कम एक एलीट टियर का है। लेवल्स और स्पीशीज रेटिंग्स का गैप असली है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। एक और रास्ता भी है, आखिरी दिन तक इंतजार करो और देखो कि कोई ड्रॉप आउट करता है या नहीं। अगर बोर्ड 200 स्लॉट से नीचे गिरता है तो तुम डिफॉल्ट से अंदर हो जाओगे। मेरी हवा निकल गई। मार्क्स, ये कोई सही एडवाइस नहीं है। एनीवे, चैलेंज एक्चुअली काम कैसे करता है? क्या उन्हें पर्सनली ढूंढना पड़ता है? नहीं, इतना टाइम नहीं है। डॉक्सिया के पास फुल सिंक कॉम्बैट एरिना है। तुम उनके कॉम्बैट इको को चैलेंज करते हो। इको को हरा दो और जीत तुम्हारी मानी जाएगी। इको उनके असली कॉम्बैट डेटा से निकाला जाता है। वैसे डेमोन्स्पायर का फ्लोर क्लियर करने पर तुम्हें कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले होंगे। मैंने अपना अकाउंट चेक किया, एग्जैक्टली 900 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। तो अगर मैं इसे फिर से रन करूं तो मुझे फिर से 900 मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। स्पायर से फिर से पॉइंट्स कमाने के लिए तुम्हें अपना पिछला फ्लोर रिकॉर्ड तोड़ना होगा या फिर 19 ईयर टियर में पहुंच जाना होगा। हम हॉस्टल पहुंच गए। मार्कस ने दरवाजा स्वाइप करके खोला। 50 स्क्वायर मीटर्स, 6 मीटर ऊंची सीलिंग्स। जगह मेरी उम्मीद से ज्यादा लग्जूरियस थी। मार्क्स, क्या हमें कैंपस पर यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है? रोजाना मैंडेटरी नहीं है, फॉर्मल ओकेजन्स के लिए जरूरी है। तुम्हारी यूनिफॉर्म कुछ दिनों में डिलीवर हो जाएगी। ओह, भूल ही गया, तुम्हारे एनरोलमेंट रिवॉर्ड्स कैंपस ऐप के जरिए क्लेम किए जा सकते हैं। मैंने तुरंत ऐप खोला। क्लेम 10 मिलियन रिवॉर्ड। क्लेम फेल्ड। प्लीज लिंक अ पर्सनल बैंक अकाउंट। लॉर्ड टियर बीस्ट सक्सेसफुली क्लेम हो गया। प्लीज अपना बीस्ट सेलेक्ट कीजिए और बॉन्डिंग के लिए एकेडमी बीस्ट रिजर्व जाइए। 3 सुप्रीम ब्लडलाइन सीरम सक्सेसफुली क्लेम हो गए। 24 घंटे में डिलीवरी। मैंने अपना बैंक अकाउंट लिंक किया, 10 मिलियन तुरंत अकाउंट में आ गए। मार्क्स मुस्कुरा दिया। वो सुप्रीम ब्लडलाइन सीरम्स टियर बी रिसोर्सेज हैं। अगर तुम बेचना चाहो तो तुम्हें बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा। मेरी आंखें चमक उठीं। कितने की बात कर रहे हो? पीक प्राइस पर हर एक के 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। डॉक्सिया करेंसी में लगभग 15 मिलियन से 20 मिलियन पर यूनिट। पहले उन्हें हाथ में आने दो मार्क्स, अगर सही लगा तो बेच दूंगा। मार्क्स के जाने के बाद मैं सोफे पर धप से बैठ गया और सोचने लगा। पहली प्रायोरिटी है 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करना। मैंने ऐप खोला और ब्राउज किया। टियर 1 मिशंस हर एक के 100 से 200 पॉइंट्स देते हैं। मुझे कम से कम 6 चाहिए होंगे। टाइम बचाने के लिए मैंने 2 ऐसे मिशंस चुने जो एक ही रिकमेंडेड इंस्टेंस में थे। द जाइंट वुड फॉरेस्ट हाई टियर डिफिकल्टी, सो स्पाइक बोर्स और सो स्पिरिट फाउल का शिकार करना। हाई टियर इंस्टेंस में मैक्स लेवल 30 है। मिशंस और एक्सपीरियंस ग्राइंडिंग दोनों एक साथ। इंस्टेंस हब पर मैंने अपना स्टूडेंट कार्ड स्कैन किया और जाइंट वुड फॉरेस्ट में एंटर कर गया। बस एक सोच के साथ, हजारों ब्लेड बग्स और शील्ड बग्स एक लहर की तरह बाहर निकल आए। ऑर्डर्स, हर एक स्पाइक, बोअर और स्पिरिट फाउल, जो भी दिखे सबको खत्म कर दो। कुछ घंटों बाद मेरे बीस्ट्स ने सिग्नल भेजा कि स्पाइक बोर्स मिल गए हैं। मैंने अपने स्वाम को लीड किया ताकि पहाड़ी पर मौजूद 30 से 40 स्पाइक बोर्स के झुंड को घेरा जा सके। मैंने शील्ड बग्स और कोलोसल शील्ड बग्स को भेजा ताकि वो उन्हें कूट कूट कर जमीन में मिला दें। 10 मिनट से भी कम में 43 इंटैक्ट स्पाइक बोर कारकासेस जमा हो गए। फिर ब्लेड बग्स ने स्पिरिट फाउल पर निशाना लगाया। 20 घंटे बाद मैंने 137 स्पाइक बोर्स और 112 स्पिरिट फाउल ढेर कर दिए थे। दोनों मिशंस कंप्लीट। लेवल 17 अब लेवल 18 बन चुका है। इसके साथ 10,000 से ज्यादा एनर्जी क्रेडिट्स भी बैंक हो गए। इंस्टेंस से बाहर निकलकर मैं मिशन हब गया और कारकासेस को AI वेरिफिकेशन टर्मिनल में डाल दिया। मिशंस क्लोज हो गए। अपने स्टोरेज रिंग में बचे हुए एक्स्ट्रा कारकासेस को देखते हुए मैंने मार्क्स को कॉल किया। क्या एकेडमी में बीस्ट कारकासेस बेचने के लिए कोई चैनल है? स्पिरिट फाउल और स्पाइक बोर्स की हमेशा डिमांड रहती है। तुम्हारे ब्लड लाइन सीरम भी अब तक पहुंच गए होंगे। क्या उन्हें भी बेचना है? हॉस्टल आओ, बात करते हैं। हॉस्टल वापस आकर मैंने सिस्टम से पूछा, अगर मैं इन ब्लड लाइन सीरम्स को एनर्जी क्रेडिट्स में बदलूं तो मुझे कितने मिलेंगे? 3 सुप्रीम ब्लड लाइन सीरम्स को 300,000 एनर्जी क्रेडिट्स में बदला जा सकता है। मैंने हिसाब लगाया। मार्क्स के जरिए डॉक्सिया करेंसी में बेचना ज्यादा बेहतर डील है। डोरबेल बजी। मार्क्स अंदर आया। मैंने बचे हुए कारकासेस बाहर निकाले और उसने तारीफ में सर हिलाया। ये मुझ पर छोड़ दो। मार्क्स ने कारकासेस अपने स्टोरेज रिंग में समेट लिए। मैंने 5 सुप्रीम ब्लड लाइन सीरम्स निकाले। मैं इन्हें डॉक्सिया करेंसी में बदलना चाहता हूँ। तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा फेयर कट कितना होगा? मार्क्स ने हाथ से मना कर दिया। तुम इसे ऑकवर्ड बना रहे हो। तुम्हारा सीनियर इस एकेडमी का एक जाना माना मिडिल मैन है।
जिसके काफी कनेक्शंस हैं। अगर तुम्हें कभी रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो पहले मेरे पास आना, मैं तुम्हें अच्छी डील दिलवाऊंगा। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ पीक प्राइस पर निकलवा दूंगा। मेरा वादा है। अब मुझे फोकस करना है, अपना लेवल पुश करना है और ब्रॉन्ज रैंकिंग्स को चैलेंज करने के लिए तैयार होना है। मार्क्स से विदा लेकर मैं वापस इंस्टेंस हब की तरफ गया और वहां मुझे ओवन और एक सेकेंड ईयर का लड़का इवान मिला। इवान ने वार्म स्माइल के साथ कहा, हे ईथन, मैं म्यूचुअल एड सोसाइटी से हूँ, क्या ज्वाइन करना चाहोगे? मेंबर्स एक दूसरे की मदद करते हैं उन मिशंस को पूरा करने में जो अकेले खत्म करना मुश्किल होता है। मैंने सर हिलाकर मना कर दिया, मैं सोचूंगा इस बारे में, मुझे कहीं जाना है। इवान ने ईथन को जाते हुए देखा और खुद से बुदबुदाया, ये बहुत जाना पहचाना लग रहा है, मैं याद नहीं कर पा रहा, कहाँ देखा है? मैंने इन्विटेशन को इग्नोर किया और उसी इंस्टेंस में 2 और टियर 1 मिशन एक्सेप्ट कर लिए। लेवल और पॉइंट्स फुल स्पीड अहेड। 2 हफ्ते बीत गए, मेरा मिशन रूटीन सेट हो चुका था। जैसे ही मैं एक इंस्टेंस में जाने वाला था, मेरा फोन बजा। सिलास का कॉल था। ईथन, क्या तुम अभी कैंपस पर हो? मेरे पास अभी आओ, तुम्हारा बीस्ट सक्सेसफुली इवॉल्व हो गया है। मैंने अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करने की कोशिश की पर नाकाम रहा। 10 मिनट का रास्ता मैंने 3 मिनट की स्प्रिंट में तैयार कर लिया। मास्टर, मैं आ गया। सिलास ने पसीने में लथपथ मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट दी। खुद देख लो। मैंने उनके इशारे का पीछा किया और वहां वो मौजूद था, 5 मीटर ऊंचा, पूरा जेट ब्लैक। उसके पीठ से 4 पंख निकल रहे थे। द ब्लेड विंग बग। सिस्टम पैनल सामने आया। नाम, ब्लेड विंग बग। स्पीशीज रेटिंग, लॉर्ड टियर, लेवल 22। डिस्क्रिप्शन, विंग्ड आर्मर बग का इवॉल्व्ड रूप, 4 पंख, 8 हाथ और हर एक ब्लेड की तरह शार्प। बॉडी डेंस आर्मर प्लेटिंग में कैद। डिफेंस एक्सट्रीम। अटैक पावर 10,200। स्पीड 15,000। मैं मुश्किल से खुद को रोक पा रहा था। अटैक और स्पीड दोनों 10,000 के पार। ये नंबर्स तो मॉन्स्ट्रस हैं। अगर मैं ऐसे सैकड़ों ब्रीड कर सकूं तो छोटे मोटे ड्रैग्स तो क्या, मैं एक असली ड्रैगन के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। मास्टर, ये मेरा ब्लेड विंग बग है। ये तो इंसेन है। सिलास ने जो इवोल्यूशन पाथ यूज किया वो सिस्टम के सजेस्टेड पाथ से अलग था। इसका मतलब बग टाइप बीस्ट्स के पास कई सारी ब्रांचिंग इवोल्यूशन रूट्स होती हैं, पर सिस्टम का पाथ साफ तौर पर ऑप्टिमल है और सिस्टम ने पहले ही एक ब्लेड बग क्वीन जनरेट कर दी है। मेरे पास अब एक और बग क्वीन है। मैंने दिमाग में नोट किया और अलग अलग तरह के बग टाइप्स के साथ बॉन्ड करना है। मेरे बीस्ट स्पेस की कोई लिमिट नहीं है, तो ना करने का कोई रीजन ही नहीं है। वही सोच एक और बात पर गई, वो लॉर्ड टियर बीस्ट जो एकेडमी ने मुझसे वादा किया था। मैं अब लेवल 22 पर हूँ और बग टाइप्स के लिए मेरी नेचुरल एफिनिटी के साथ एक लॉर्ड टियर बग बीस्ट से बॉन्ड करना मेरी पहुंच में होना चाहिए। ये वाकई तुम्हारा आयरन आर्मर बग है, पर ईथन, मैं तुमसे साफ कहूंगा, ये इवोल्यूशन पाथ ऑप्टिमल नहीं था। सिलास के चेहरे पर थोड़ी नाखुशी, डिससैटिस्फैक्शन दिख रही थी। एक किंग टियर बीस्ट कल्टीवेटर के लिए परफेक्ट इवोल्यूशन से कम कुछ भी एक फ्लॉ है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी स्ट्रैटेजी तो नंबर्स है, ओवरवेलमिंग नंबर्स। हाई स्पीशीज रेटिंग वाले हैवीवेट तो बस मेरी स्वॉर्म के लिए जनरल्स की तरह हैं। मास्टर, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके साथ मैं उड़ सकता हूँ। सिलास ने थोड़ी मुस्कुराहट दी और मुझे पास बुलाया। बीस्ट को रिकॉल करो, मुझसे बात करो। असाइनमेंट्स का क्या हाल है? मास्टर, मैंने 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का टारगेट पहले ही पूरा कर लिया है। मैं अब लेवल 22 पर हूँ। मैं थोड़ी और ट्रेनिंग करके ब्रॉन्ज रैंकिंग्स के टॉप 200 के लिए जाना चाहता हूँ। सिलास ने छुपाया नहीं, उनकी आंखों में साफ अप्रूवल दिख रही थी। तुमने काफी मेहनत की है, मुझे अपने करंट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिखाओ। मैंने ऐप खोला। 2860। आधे महीने में लगभग 2000 पॉइंट्स। कैसे? जब भी मैं किसी इंस्टेंस में जाता हूँ, मैं एक ही के अंदर कई मिशन स्टैक कर लेता हूँ। मैं खास तौर पर पॉइंट्स के पीछे नहीं भागता। जब तक हर 100 पॉइंट्स क्लियर कर रहा है उतना काफी है। लेवलिंग अप मेरी प्रायोरिटी है, मिशंस तो बस रास्ते का काम है। सिलास पूरी तरह सेटिस्फाइड थे। मुझे डर था कि कहीं प्रेशर ज्यादा ना हो जाए। अब मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास अभी भी ग्रो करने की जगह है। सच कहूँ तो थोड़ा प्रेशर है मास्टर, पर आपकी रिक्वायरमेंट्स के बिना भी मैं इसी तरह ट्रेन करता। अच्छा है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ब्रॉन्ज रैंकिंग्स में कहाँ लैंड करते हो। जाओ। मैं एस्टेट से निकला, एक शांत जगह ढूंढी और फोन निकालकर अवेलेबल लॉर्ड टियर बग टाइप्स पर रिसर्च करने लगा। डॉक्सिया वार एकेडमी के बीस्ट रिजर्व में बॉन्ड करने के लिए सिर्फ 5 लॉर्ड टियर बग टाइप्स हैं। द ब्लडल्स बग, द टूम बग, द हंटर ब्लेड बग, द विंड शैडो बग और द बर्स्ट बग। थोड़ा सोचने के बाद मैंने ब्लडल्स्ट बग चुना। मुझे डिफेंस नहीं चाहिए, उसके लिए मेरे पास नंबर्स हैं। मुझे चाहिए रॉ अग्रेशन, जितनी तेजी से हो सके और जितनी बड़ी तादाद में हो सके खत्म करना। ब्लडल्स्ट बग वही है। रिडेम्पशन कंफर्म्ड। मैं कैंपस ट्रांसपोर्ट से एकेडमी बीस्ट रिजर्व गया, जो कि 1000 एकड़ की फैसिलिटी है, और मेन बिल्डिंग में गया। प्लीज कोई भी अवेलेबल रूम चुन लीजिए। एक बार हम आपका रिडीम्ड बीस्ट वेरीफाई कर लें तो हम बॉन्ड करने के लिए उसे सीधा आप तक पहुंचा देंगे। मैंने एक खाली रूम ढूंढा और अपना स्टूडेंट कार्ड इंसर्ट किया। आपने एक लॉर्ड टियर ब्लडल्स्ट बग रिडीम किया है जो बॉन्ड के लिए वेट कर रहा है। क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? कंफर्म बॉन्डिंग कंफर्म्ड। एस्टिमेटेड डिलीवरी 1 घंटे में। प्लीज वेट कीजिए। मैंने वो घंटा रूम में ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स खेलकर बिताया। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक स्टाफ मेंबर बाहर एक केज पकड़े खड़ा था। ईथन, तुम्हारा रिडीम्ड बीस्ट आ गया है।